इस ब्रिज का उद्घाटन मत करो, ये ब्रिज टूटने वाला है। सुल्तानपुर शहर के इतिहास में 15 अगस्त 2024 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला था। शहर के सबसे व्यस्त गोमती चौराहे पर बनकर तैयार हुआ 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर आज जनता के लिए खुलने वाला था। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सड़क के दोनों तरफ लगे बिजली के खंभों पर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री जगदीश प्रसाद की मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगी थीं। इन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विकास का नया अध्याय, 125 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना। शहर के लोग उत्साहित थे। जो सफर पहले 40 मिनट में तय होता था, अब वह मात्र 5 मिनट में पूरा होने वाला था। सुबह के 10 बज रहे थे और उद्घाटन समारोह की तैयारियां अपने चरम पर थीं। ऊंचे मंच पर लाल कालीन बिछा था और वहां लगे लाउड स्पीकरों से देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। वीआईपी कुर्सियों पर शहर के बड़े अधिकारी, ठेकेदार और सफेद पोश नेता बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन इस उत्सव के शोर और चकाचौंध से दूर उसी पुल के अंधेरे और धूल भरे निचले हिस्से में 17 साल का आर्यन अपनी फटी हुई बोरी में कचरा जमा कर रहा था। आर्यन शहर की नजरों में सिर्फ एक कचरा बीनने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद उस मंच पर बैठे किसी भी इंजीनियर के पास नहीं थी। आर्यन के पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास अनुभव की वह पाठशाला थी जो उसे उसके पिता रामदीन ने विरासत में दी थी। रामदीन शहर के सबसे पुराने और ईमानदार मिस्त्री थे। आर्यन का बचपन खिलौनों के साथ नहीं, बल्कि सीमेंट, ईंट और बजरी के बीच बीता था। वह स्कूल से आने के बाद अक्सर अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चला जाता था। रामदीन उसे काम सिखाते समय हमेशा एक बात कहते थे जो आर्यन के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर बन गई थी। रामदीन कहते थे, देख बेटा, ये जो हम ढांचा खड़ा करते हैं ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं होता। इसमें रहने वाले और इसके ऊपर चलने वाले हजारों लोगों की सांसें अटकी होती हैं। अगर कंक्रीट बनाने में नीयत साफ न हो तो वह इमारत नहीं बल्कि कत्लखाना बनती है। जब सीमेंट और रेत का अनुपात बिगड़ता है तो समझ लेना कि किसी की जान का सौदा हो रहा है। 2 साल पहले एक निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल की छत गिरने से रामदीन की मौत हो गई थी। वह हादसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का नतीजा था। तब से आर्यन अकेला हो गया और पेट पालने के लिए उसे कचरा बीनने का काम करना पड़ा। लेकिन वह आज भी जब किसी नई इमारत को देखता तो उसकी निगाहें सबसे पहले उसकी नींव और जोड़ों को परखती थीं। उद्घाटन का समय दोपहर 12 बजे तय था। सायरन की आवाजें तेज होने लगी थीं। मंत्री जी का काफिला निकलने वाला था। आर्यन पिलर नंबर 12 के पास से गुजर रहा था। यह पुल का सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि यहीं से पुल एक घुमाव लेता था और सारा वजन इसी पिलर पर केंद्रित था। अचानक आर्यन के कदम ठिठक गए। उसने देखा कि पिलर के बेस पर, जहां कंक्रीट जमीन के अंदर जाती है, वहां की सतह कुछ अजीब दिख रही थी। वहां का नया पेंट ऊपर से तो चमक रहा था, लेकिन जोड़ों के पास से बारीक सफेद पाउडर जैसा कुछ झड़ रहा था। आर्यन ने अपनी बोरी नीचे रखी और घुटनों के बल बैठकर उस जगह को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कंक्रीट में ऐसी दरारें थीं जो मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। उसने अपनी उंगली से एक छोटी सी दरार को कुरेदा तो कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा बिस्किट की तरह टूटकर उसके हाथ में आ गया। आर्यन की रूह कांप गई। 125 करोड़ के पुल का मुख्य पिलर इतना कमजोर। उसने पास पड़ी एक लोहे की रड उठाई और उसे पिलर के एक हिस्से में चुभाया। रड ऐसे अंदर धंस गई जैसे वह किसी पत्थर में नहीं बल्कि गीली मिट्टी में जा रही हो। पिलर के अंदर से गिट्टी और सीमेंट के बजाय सिर्फ भूरी रेत बाहर निकल रही थी। आर्यन समझ गया कि ठेकेदार और इंजीनियरों ने मिलकर बड़ा खेल खेला है। उन्होंने बाहर से तो इसे मजबूत दिखाया था, लेकिन अंदर सिर्फ रेत भरी थी। सीमेंट का इस्तेमाल नाम मात्र का हुआ था। उसी वक्त ऊपर पुल पर ट्रायल के लिए कुछ भारी जनरेटर वाली गाड़ियां और पुलिस के वज्र वाहन गुजरने लगे। जैसे ही कोई भारी गाड़ी ऊपर से निकलती, पिलर नंबर 12 के अंदर से एक डरावनी आवाज आती, करकराहट की ऐसी आवाज जैसे कोई बूढ़ा पेड़ टूटने वाला हो। आर्यन ने अपना कान पिलर से लगाया। उसे साफ महसूस हुआ कि पूरा पिलर थरथरा रहा है।
यह कंपन सामान्य नहीं था, यह पुल की आखिरी सांसें थीं। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने मौत का मंजर देखा। अगर अभी फीता कटा और मंत्री जी के काफिले के साथ सैकड़ों गाड़ियां एक साथ ऊपर आईं, तो यह पिलर उस बोझ को सह नहीं पाएगा और पूरा का पूरा स्पैन नीचे गिर जाएगा। सड़क के नीचे हजारों की भीड़ खड़ी थी, ऊपर भी सैकड़ों लोग होंगे। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अपनी बोरी वहीं छोड़कर भीड़ की तरफ भागा। वह सीधे पहले बैरिकेड पर पहुंचा, जहां सिपाही तिवारी पान चबाते हुए खड़े थे। आर्यन ने हांफते हुए कहा, साहब मेरी बात सुनिए, पुल गिरने वाला है। पिलर नंबर 12 अंदर से खोखला है। गाड़ियों को ऊपर मत जाने दीजिए, सबको बचा लीजिए साहब। सिपाही तिवारी ने उसे तिरस्कार से देखा और डंडा पटकते हुए बोला, ए लड़के, दिमाग खराब है क्या तेरा? बड़ा आया इंजीनियर, चल भाग यहां से, मंत्री जी आने वाले हैं। नाटक मत कर वरना हवालात में डाल दूंगा। आर्यन ने उनके हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने खुद देखा है, पिलर कांप रहा है। सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं साहब। लेकिन सिपाही ने उसे धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया। आर्यन का घुटना छिल गया और खून बहने लगा, लेकिन उसे अपने दर्द की फिक्र नहीं थी। उसे उन हजारों लोगों की जान बचानी थी। उसने देखा कि सिपाही एक काले शीशे वाली गाड़ी से पैसे लेकर उसे वीआईपी लेन में जाने दे रहा था। आर्यन समझ गया कि छोटे कर्मचारी नहीं सुनेंगे, उसे ऊपर जाना होगा। वह भीड़ को चीरता हुआ पुलिस वालों की नजरों से बचकर झाड़ियों के रास्ते सीधे मुख्य मंच के पीछे पहुंच गया। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, कमांडो तैनात थे। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। वह बिजली के तारों वाले एक खंभे के सहारे दीवार फांदकर मंच की तरफ बढ़ा। मंच पर मुख्य इंजीनियर सक्सेना अपने सूट की बटन ठीक कर रहे थे और कलेक्टर साहब को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस पुल को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। तभी धूल से सना फटे कपड़ों वाला आर्यन सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए, यह पुल मौत का जाल है। पिलर नंबर 12 टूटने वाला है। मंच पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। संगीत रुक गया। पत्रकारों के कैमरे आर्यन की तरफ घूम गए। इंजीनियर सक्सेना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गार्ड्स को इशारा किया, इस पागल लड़के को नीचे उतारो। यह कौन है? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? 2 सुरक्षा कर्मियों ने आर्यन के हाथ पीछे से पकड़ लिए और उसे घसीटने लगे। आर्यन तड़पते हुए चिल्लाया, सक्सेना साहब, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। पिलर नंबर 12 में आपने 40% सीमेंट की चोरी की है। आपने M40 ग्रेड के बजाय घटिया क्वालिटी का मसाला इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह पिलर अभी कांप रहा है। अगर आप मुझे जेल बाती के भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, लेकिन पहले एक बार वहां जाकर देख लीजिए। भगवान के लिए लोगों की जान मत लीजिए। आर्यन की बातें सुनकर कलेक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन इंजीनियर सक्सेना ने स्थिति संभालने के लिए कहा, सर, यह सब विपक्ष की साजिश है। इस लड़के को पैसे देकर यहां तमाशा करने भेजा गया है। हमारा काम वर्ल्ड क्लास है। IIT से इसकी टेस्टिंग हुई है। इसे फौरन यहां से हटाइए। आर्यन को मंच से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने उसे पकड़कर किनारे कर दिया। तभी दूर से सायरन गूंजने लगे। मंत्री जगदीश प्रसाद की गाड़ियों का लंबा काफिला आ चुका था। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया। उनके हाथ में सोने की कैंची थी और सामने रेशमी लाल फीता। आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना फर्ज पूरा किया था, लेकिन सिस्टम के अहंकार ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। तभी मंत्री जी ने फीता काटा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। मंत्री जी की भारी बुलेट प्रूफ SUV ने पुल पर चलना शुरू किया। उसके पीछे 10 और भारी गाड़ियां थीं। जैसे ही मंत्री जी का वाहन पिलर नंबर 12 के ऊपर पहुंचा, अचानक एक ऐसी आवाज आई जैसे जमीन फट गई हो। सड़क के बीचों बीच एक बड़ी दरार पड़ी और पूरा का पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। वह मंजर खौफनाक था। पिलर नंबर 12 रेत के ढेर की तरह बिखर गया। मंत्री जी की गाड़ी का पिछला हिस्सा हवा में लटक गया, लेकिन पीछे वाली 2 गाड़ियां सीधे नीचे गिर गईं। चारों तरफ धूल का गुबार और चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो पुलिस वाले अभी आर्यन को पीट रहे थे, वे खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। धूल कम हुई
तो देखा गया कि पुल का लगभग 60 फीट का हिस्सा पूरी तरह गायब था। किस्मत से आर्यन के मंच पर किए गए हंगामे की वजह से उद्घाटन में 10 मिनट की देरी हो गई थी। अगर वह 10 मिनट पहले फीता कट गया होता तो पुल पर सामान्य ट्रैफिक शुरू हो जाता और मरने वालों की संख्या हजारों में होती। आर्यन की उस छोटी सी कोशिश ने सैकड़ों लोगों को पुल पर चढ़ने से रोक रखा था। जब कलेक्टर और कमिश्नर बदहवास होकर नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। इंजीनियर सक्सेना वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। कलेक्टर ने आर्यन के पास जाकर अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने एक मासूम की सच्चाई पर यकीन नहीं किया और भ्रष्टाचार के कागजों पर भरोसा किया। तुम आज इस शहर के असली हीरो हो। मीडिया के लोग आर्यन को घेर चुके थे। एक न्यूज रिपोर्टर ने माइक उसके सामने किया और पूछा, आर्यन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह पुल गिर जाएगा? आर्यन ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, साहब, मेरे पिता कहते थे कि जब नीयत में खोट हो तो इमारतें कांपती हैं। मैंने उस पिलर का कांपना महसूस किया था। यह पुल सीमेंट से नहीं, कमीशन के पैसों से बना था। आज जो गिरा है वह सिर्फ पुल नहीं है, वह इन भ्रष्ट अधिकारियों का गुरूर है। अगले दिन पूरे देश में आर्यन की बहादुरी की चर्चा थी। सरकार ने आनन फानन में जांच बैठाई और पाया कि वाकई पिलर के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। ठेकेदार और इंजीनियर सक्सेना को जेल भेज दिया गया। मंत्री जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सरकार ने आर्यन को 5 लाख रुपए और एक सरकारी घर देने की घोषणा की। लेकिन आर्यन जब कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचा तो उसने वह चेक लेने से मना कर दिया। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो यह वादा दीजिए कि अगली बार जब इस शहर में कोई पुल या स्कूल बने तो उसे बनाने वाले के हाथों में सीमेंट हो, लालच नहीं। मेरे पिता जैसे कई मिस्त्री दिन रात मेहनत करते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। उनकी मेहनत का अपमान मत कीजिए। ईंटों में ईमान मिलाइए साहब, रेत नहीं। आर्यन वहां से अपनी वही पुरानी बोरी उठाकर चला गया। वह आज भी सड़कों पर दिखता है, लेकिन अब लोग उसे कचरा बीनने वाला नहीं बल्कि इस शहर का रक्षक कहते हैं। उस गिरे हुए पुल की जगह अब एक नया और मजबूत पुल बन रहा है और इस बार उसकी निगरानी खुद आर्यन कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पद और पैसा किसी को बड़ा नहीं बनाता। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी अगर सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो वह पूरे सिस्टम की आंखें खोल सकता है। दोस्तों, अगर आपको आर्यन की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आवाज को दबने न दें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का विस्तार करूं जिसमें आर्यन की पढ़ाई और उसके इंजीनियर बनने के संघर्ष को दिखाया जाए?